हेलो एवरीवन, विश्वास करियर इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम जो कर रहे थे वो क्या था, अपना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सम्मिश्र समाकल। तो उसी में आगे नेक्स्ट आपके पास में दो थ्योरम्स और हैं। पहली थ्योरम अपने पास में क्या है, फर्स्ट प्रमेय अपने पास में है कि एक से संबद्ध पदार्थ जी में फलन एफ के लिए अनिश्चित समाकल रखने की एक आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध फलन एफ का में विश्लेषिक होना है। तो देखो, जब भी आपके पास में आवश्यक और पर्याप्त दोनों चीजें आ जाती है, इसका मतलब आपको टू वे प्रूव करना होता है थ्योरम को। टू वे का मतलब क्या है कि अगर आपको ए से बी प्रूव कर रहे हैं तो आपको बी से ए भी प्रूव करना है ना, दोनों तरफ प्रूव करने हैं। तो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। दूसरा, पुनः किन्हीं दो अनिश्चित समाकलों में एक अचर का अंतर होता है, ये भी आपको प्रूव करना है। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देती हूँ। थ्योरम है a necessary and sufficient condition for fz to possess an indefinite integral in a simply connected region G is that fg is analytic in G, and again any two indefinite integrals of fz differ by a constant। तो आपको प्रूव क्या करना है कि नेसेसरी और सफिशिएंट है। तो एक बार आपके पास में है कि एफ जेड क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है एफ जेड के पास में, जो कि हम फाई जेड लेते हैं। और आपको प्रूव करना है कि एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा, विश्लेषिक होगा। ठीक है, एक बार आपको क्या लेना है कि एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो इसके पास जो इंटीग्रल है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल इसके पास में होगा। ठीक है, तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या है कि देखो, सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है वो करेंगे। तो एक तो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन ले लेते हैं, फिर हम सफिशिएंट कंडीशन लेंगे ना। तो नेसेसरी कंडीशन में हम मान लेते हैं कि एफ जेड का क्या है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है फाई जेड। माना फाई जेड एफ जेड का अनिश्चित समाकल है। लेट फाई जेड बी an indefinite integral of fz। अगर ऐसा है तो फाई जेड किसके बराबर होगा, एफ जेड डी जेड के बराबर होगा, है ना। और फाई डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड। फाई जेड क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल या अनिश्चित समाकल होता है एफ जेड का। ठीक है, अगर फाई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड,
या फाई डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड। नाउ अब हमें पता है कि फाई जेड इज एनालिटिक फंक्शन। फाई जेड क्या है? अपना विश्लेषिक फलन है। एंड डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो एनालिटिक। अगर आपका फलन विश्लेषिक है तो उसका अवकलज जो है वो भी कैसा होता है? विश्लेषिक होता है। यदि फाई जेड विश्लेषिक फलन है तो फाई जेड का अवकलज भी विश्लेषिक होगा, है ना। तो अगर इसका फाई जेड का डेरिवेटिव भी, आपका जो डेरिवेटिव है वो भी अगर विश्लेषिक होगा, और डेरिवेटिव है क्या? एफ जेड। इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। इसको आप यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिबंध लिख सकते हो। नेसेसरी कंडीशन या आवश्यक प्रतिबंध हो गया कि हमने मान के चले कि फाई जेड जो है ना वो एफ जेड का इनडेफिनेट इंटीग्रल है। फाई डैश जेड एफ जेड के बराबर होगा। अब फाई जेड एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक होगा। फाई जेड विश्लेषिक है तो उसका अवकलज भी विश्लेषिक होगा, और उसका अवकलज है क्या? एफ जेड। इसका मतलब एफ जेड भी विश्लेषिक फलन होगा। ये हमने प्रूव कर दिया वन वे, एक हो गया। अब हमें इसका उल्टा प्रूव करना है। उल्टा कैसे प्रूव करना है? कि अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, तो फाई जेड क्या होगा? इसका एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा। ये हमें इसका प्रूव करना है, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन पर्याप्त प्रतिबंध या फिर शर्त। तो पर्याप्त शर्त के लिए हमें क्या लेना है कि एफ जेड हमारा क्या है? एनालिटिक है, विश्लेषिक है। और फाई जेड को हमें क्या प्रूव करना है? कि इसका एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा, ये प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं माना एफ जेड एक एकशः संबद्ध प्रांत जी में विश्लेषिक फलन है। Let fz is an analytic function in a simply connected region G to prove yz is an indefinite या fz possess, जो लैंग्वेज है वही लिख ले, possess an
indefinite integral phi z such that phi dash z is equal to f z। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि phi z f z का अनिश्चित समाकल है जहां phi dash z is equal to f z। ये तो अभी हमने वो लिखा है जो हमें दिया गया है और जो हमें प्रूव करना है। दिया गया ये है कि एफ जेड एनालिटिक है, विश्लेषिक है, और प्रूव ये करना है कि इस एफ जेड का एक अनिश्चित समाकल इनडेफिनेट इंटीग्रल फाई जेड होगा। और इनडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है कि फाई डैश जेड जो है वो एफ जेड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फाई डैश जेड को हमें एफ जेड के बराबर लेके आना है। ठीक है, तो फाई डैश जेड, फाई डैश का मतलब हो गया उसका डेरिवेटिव, मतलब अवकलन। अवकलन वाले में अपने पास में क्या आता है कि कोई भी फंक्शन है वो आपका अवकलनीय कब होता है, डिफरेंशिएबल कब होता है, जब फाई ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड, इसकी लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 जाती है, तब इसका मान क्या आता है, फाई डैश जेड आता है। तो हमें क्या करना है, एक तो ये फाई डैश जेड है, इसमें से माइनस को बराबर रखना है अपने को एफ जेड के, या फिर इसको मैं इधर लेके आऊंगी तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एफ जेड बराबर 0 आ जाएगा, है ना। एफ जेड को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का एफ जेड बराबर 0। इसका मतलब दोनों तरफ अगर मैं माइनस का एफ जेड कर दूं तो ये 0 आना चाहिए। इसका मतलब इसका मान 0 है, इसका मतलब हमें इसका मान कितना लेके आना है, 0 लेके आना है। तो हमें क्या सॉल्व करनी है, ये चीज़ सॉल्व करनी है और हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये बनाना है, तो यहाँ तक लेके आते हैं सबसे पहले तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास में है, माना z0 जी में स्थिर बिंदु है तथा z विच बिंदु है, लेट z0 be a fixed point in G and z is any arbitrary point in G, then अगर ऐसा है तो हम क्या लिखते हैं, अपना जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या आता है कि फाई जेड जो है वो बराबर आता है किसके, इंटीग्रल z0 से लेके z तक एफ जेड टी जेड, या फिर ये भी z में है, लिमिट अपनी z में है तो अपन एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं। या तो एफ टी डी टी लिख लो या फिर एफ जेड डी जेड लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें लिमिट z में थी तो मैंने एफ टी डी टी लिख लिया है, बाकी कुछ भी लिख सकते। तो अगर हमारे पास में जो कर्व है, जो वक्र है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, z0 से z तक जा रहा है, और फाई जेड अपना क्या है, एक अनिश्चित समाकल अगर हम लेते हैं तो हमारे पास में फाई जेड की वैल्यू इस तरीके से आती है। तो फाई ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड प्लस फाई जेड अपने पास में क्या मिलेगा, देखो पॉइंट अगर जेड है तो ऊपर इंटीग्रल जेड है ना, ये कितना आ जाएगा, z0 से z प्लस डेल्टा जेड और एफ टी डी टी, और माइनस ये अपने पास में क्या आएगा, z0 से z एफ टी डी टी।
ठीक है। अब देखो दोनों ही लिमिट z0 से है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेते हैं। और एक चीज होती है कि जब भी आपके पास में जैसे a से b है ना, तो ये बराबर आता है माइनस b से a। मतलब जब आप इसको ऐसे रिवर्स करते हैं तो माइनस साइन बाहर आता है, तो हम इसको रिवर्स करेंगे तो अपने पास एक माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये z से z0 बन जाएगा। तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फाई ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस फाई z इक्वल टू z0 से z प्लस डेल्टा z एफ टी डी माइनस प्लस हो गया z से z0 एफ टी डी। अब देखो आपके पास में दो सेम इंटीग्रल है एफ टी डी टी, ठीक है। ये वाला जा रहा है z से z0, फिर z0 से z प्लस डेल्टा z, तो z से लेके z0 तक, फिर z0 से लेके z प्लस डेल्टा z तक। तो लिखने की जगह हम इसको पूरे को सम कर देंगे। सम करेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, z से z प्लस डेल्टा z एफ टी डी टी। अब इसके साथ में अगर हमें डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, हम अवकलन निकाल रहे हैं, तो इसमें नीचे डेल्टा z भी आता है और फिर लिमिट आती है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको डेल्टा z से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको डेल्टा z से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास में बनेगा फाई ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस फाई z डिवाइडेड बाई डेल्टा z। ये तो क्या बन जाएगा, लिमिट लगाने पे फाई डैश z बन जाएगा। अपने पास में आ गया 1 डेल्टा z, z से z प्लस डेल्टा z एफ टी डी टी। अब लिमिट लगाने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें एफ जेड माइनस करना है, तो हम इसमें से एफ जेड माइनस कर देते हैं दोनों तरफ। तो z प्लस डेल्टा z माइनस फाई जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा z माइनस एफ जेड इक्वल टू 1 डेल्टा z, z से z प्लस डेल्टा z एफ टी डी टी माइनस एफ जेड, ये बना। अब देखो ये तो रह गया अपने पास में एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा, जिसको हम फाई डैश जेड बाद में लिख देंगे, और ये बन गया एफ जेड। और इधर वाली वैल्यू जो है ना, देखो एफ जेड के साथ में जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। अब अगर हम 1 डेल्टा जेड इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड, और डी जेड, अगर हम इसको सॉल्व करें, है ना, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास में देखो क्या बनता है, जेड में नहीं, टी में निकालते हैं ना, टी में अपने पास है, तो डी टी कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो टी टी है, यहाँ पे 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टी, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट है जेड और जेड प्लस डेल्टा जेड। ऊपर वाली लिमिट जब हम रखेंगे जेड प्लस डेल्टा जेड, तो ये बनेगा जेड प्लस डेल्टा जेड, और माइनस लोअर लिमिट पिछली जो सीमा रखेंगे तो जेड आएगा, जेड से जेड तो कट जाएगा और अपने पास में क्या बचेगा, डेल्टा जेड। डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब 1 इक्वल टू ये होता है, हम इस एफ जेड के साथ में ये वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम इसको इसके साथ में मर्ज कर दें, तो इस एफ जेड की जगह हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ और लिख लेंगे साथ में एफ जेड के। अब ये जेड का फलन है, ये टी का फलन है, तो आपस में मिक्स तो कुछ होगा नहीं, तो ये चाहे इसके साथ में लिखो, हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर ये जेड का ही इंटीग्रेशन होता तब हमारे पास में दिक्कत होती कि ये भी जेड में है, ये भी जेड में है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 डेल्टा जेड, जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड एफ टी डी टी माइनस 1 डेल्टा जेड, जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड
एफ जेड डी। अब देखो समाकलन अगर टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं, जो दूसरी चर राशियां होती है, वो सारी कांस्टेंट होती है, अचर होता है। तो ये जो एफ जेड है ये तो अचर है, पे तो इंटीग्रेशन लगेगा ही नहीं ना। तो इसका मान अभी भी कितना आएगा, एफ जेड आएगा, क्योंकि एफ जेड तो आ गया बाहर और जो वैल्यू अंदर बची उसका मान कितना है, 1। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो अपने पास में ये बन जाएगा एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस वाई जेड अपॉन डेल्टा माइनस एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा जेड, जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड। इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये बनेगा एफ टी माइनस एफ जेड डी टी। अब देखो हमारे पास में इतनी वैल्यू तो आ गई, ये है फाई डैश जेड, ये है एफ जेड। लिमिट लगाना बाकी है अभी डेल्टा जेड की, और इधर वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, 0 पे लेके जाना है। ठीक है, तो 0 पे कैसे जाएगा ये, क्योंकि अभी हमें लिमिट और लगानी बाकी है, डेल्टा जेड टेंस टू 0। तो डेल्टा जेड टेंस टू 0 की लिमिट यहाँ पे भी लगेगी ना, तब ये जाएगा 0 पे। तो वो हम ले लेते हैं मोड, है ना, दोनों तरफ क्या लेंगे हम, मॉडुलस ले लेते हैं अगर दोनों तरफ, तो अपने पास में बनेगा मोड ऑफ वाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस वाई जेड अपॉन डेल्टा माइनस एफ जेड इक्वल टू, देखो जब मॉडुलस फंक्शन लेंगे है ना इस पूरे पे, और ये अंदर जाएगा, तो अपने पास में जो वैल्यू है ना वो कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती। तो 1 अपॉन डेल्टा जेड, जेड से जेड प्लस डेल्टा जेड, क्या मोड लग जाएगा, एफ टी माइनस एफ जेड पे मोड लग जाएगा, और एक लगेगा अपना डी टी पे। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि जैसे अपने पास में x प्लस वाई है, ये कम होता है मोड x प्लस मोड, तो वैसे ही मोड ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेकंड वाली, ये हमने यूज की। अगर पूरे पे मोड है, मोड को अगर हम अंदर एक एक पे ले जाते हैं तो वो वैल्यू कैसी होती है, ग्रेटर देन हो जाती है। अब सिंस एफ टी इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ टी कैसा है अपने पास में, कंटिन्यूअस है, सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन सतत फलन, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा अपने पास में कि मॉडुलस ऑफ एफ टी माइनस एफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल टी माइनस जेड लेस देन डेल्टा। तो जब भी आपके पास में टी माइनस जेड लेस देन डेल्टा है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, लेस देन एप्सिलॉन। ये किसकी डेफिनेशन है, ये परिभाषा है सतत फलन की। ठीक है, तो एफ टी माइनस एफ जेड मोड क्या होगा अपना, लेस देन एप्सिलॉन होगा, और डी टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इंटीग्रल करेंगे तो z प्लस डेल्टा जेड माइनस जेड, तो z में से z कट जाएगा, क्या बचेगा, डेल्टा जेड, जैसे अभी अपन ने किया था ना यहाँ पे ये वाला, तो यही बचेगा। और ऊपर दोनों ऊपर नीचे क्या है, मॉडुलस फंक्शन और आ जाएगा दोनों में, एक यहाँ पे है इसके साथ में है और एक डी टी पे है, तो इस पे डेल्टा जेड पे और आ जाएगा। तो इसी वाले की तरह जैसे यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया ना डी टी के लिए, वैसे ही 1 आया जैसे, वैसे ही यहाँ पे भी अपने पास में वो वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड अपॉन डेल्टा जेड माइनस एफ जेड मोड लेस देन इक्वल, एक तो आ गया देखो, इसकी जगह तो आ जाएगा एप्सिलॉन, है ना, एक डेल्टा जेड मोड और डेल्टा जेड मोड। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आएगी अपनी, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। और
जब जब आपके पास में क्या होता है कि एप्सिलॉन कैसी आर्बिट्रेरी स्मॉल वैल्यू है, तो जब डेल्टा z टेंड्स टू 0 होगा तो एप्सिलॉन कहाँ पे जाएगा अपना 0 पे, और अगर एप्सिलॉन 0 पे जाएगा तो अपने पास में ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगी, इसको तो अपन बाद में लिख लेते हैं। तो व्हेन डेल्टा z टेंड्स टू, एप्सिलॉन भी कहाँ पे जाता है 0 पे, डेल्टा z टेंड्स टू 0 पे है तो अपना एप्सिलॉन कहाँ पे जाएगा 0 पे। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा z टेंड्स टू फाई ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस फाई z अपॉन डेल्टा z माइनस एफ z, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 फॉर एप्सिलॉन, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू जो है ये आपकी 0 के बराबर आएगी, और ये वैल्यू किसके बराबर है, एक तो हो गया फाई डैश z और एक अपना क्या है एफ z बराबर 0, का मतलब फाई डैश z जो है वो बराबर आ गया एफ z के। तो दिस इम्प्लाइज फाई z इज indefinite integral of एफ जेड, फाई जेड जो है वो अनिश्चित समाकल है किसका, एफ जेड का। तो ये तो अपनी प्रूव हो गई कौन सी, सफिशिएंट कंडीशन। ये दूसरा पार्ट जो है ये थोड़ा सा लेंदी है। अब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध तो आपने कर लिया है ना, शर्त जो भी थी वो कर ली अपने। नेक्स्ट अपने ये बोला है कि पुनः है किन्हीं दो अनिश्चित समाकलों में एक अचर का अंतर होता है, ठीक है। एनी टू इनडेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ एफ जेड डिफर बाई ए कांस्टेंट। तो दो तो आपको क्या लेने हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स लेने हैं, और फिर उनका डिफरेंस देखना है कि कितना आता है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट अपन क्या ले रहे हैं कि लेट फाई जेड एंड साई जेड आर any two indefinite integral of एफ जेड। फाई जेड और साई जेड क्या है अपने पास में, एफ जेड के दो अनिश्चित समाकल है, फाई जेड तथा साई जेड एफ जेड के कोई दो अनिश्चित समाकल है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि फाई डैश जेड जो है वो भी एफ जेड के बराबर है, और साई डैश जेड जो है वो भी एफ जेड के बराबर आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल है अगर, अनिश्चित समाकल है तो ये होगा, और एफ जेड ये एफ जेड के बराबर, ये भी एफ जेड के बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब डेरिवेटिव्स बराबर है अगर, है ना, तो इसका मतलब क्या है, डी फाई अपॉन डी जेड, है ना, और ये भी क्या है डी अपॉन डी जेड ऑफ साई जेड। डेरिवेटिव तो है ना, डैश का मतलब क्या है डेरिवेटिव, अवकलन इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, डी अपॉन डी जेड ऑफ फाई जेड माइनस साई जेड बराबर कितना आएगा 0। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, समाकलन करने पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन से आपके पास में क्या होता है कि जो डेरिवेटिव है वो इसका क्या होता है, एंटी होता है, इनवर्स होता है। तो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, फाई जेड माइनस साई जेड, और 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है अपने पास में, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है
तो हम लिख सकते हैं C1। तो जो फाई जेड है वो किसके बराबर आएगा, फाई जेड प्लस 1। और या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, वेयर C1 इज अ कांस्टेंट। C1 एक अचर राशि है। तो कोई भी दो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स अपन लेके चले थे, फाई जेड और साई जेड, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आ रहा है, कांस्टेंट के। इसका मतलब दीज बोथ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स डिफर बाय ए कांस्टेंट। तो अगर आप कोई दो इनडेफिनेट इंटीग्रल लिख रहे हैं तो उसके साथ में एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट से डिफर करते हैं। हो सकता है C1 की वैल्यू 0 हो सकता है 1 हो 2 हो, कितनी भी हो सकती है ना। तो 0 भी हो सकता है बिल्कुल भी डिफर ना करे, दोनों सेम हो जाए। हो सकता है 1 से डिफर करें, या फिर 2 से, या 3 से, 4 का अंतर है, 5 का अंतर है, कितना भी अंतर हो सकता है। तो ये थी अपनी थ्योरम, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसके अगले वाली थ्योरम इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थ्योरम अपने पास में है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, है ना। फंडामेंटल थ्योरम फॉर ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं कि लेट एफ जेड is a full valued analytic function in a simply connected region G if A comma B belongs to G, then A से B एफ जेड डी जेड जो है वो फाई बी माइनस फाई ए के बराबर होगा। और जहाँ पे फाई जेड जो है ना वो क्या है, इसका एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो सबसे पहले तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशंस लिख लेते हैं, और हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें जो दिया गया वो क्या है कि एफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है। सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं, एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इन जी। एफ जेड इज अ एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है इन जी। जी में क्या है, एक विश्लेषिक फलन है, और फाई जेड एफ जेड का एक अनिश्चित समाकल है। एंड फाई जेड क्या है, एफ जेड का एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो हम मान लेते हैं, लेट माना एफ जेड क्या है अपने पास में, जेड 0 से जेड तक एफ टी डी टी के बराबर है। और अगर अपने पास में देखो ये क्या है, एफ जेड क्या है, इसका एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, फाई जेड भी क्या है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। और अभी हमने देखा था कि अगर फाई जेड और एफ जेड अगर दो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है, दो अनिश्चित समाकल है, तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, एक कांस्टेंट का आएगा।
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, yz इज इक्वल टू एफ जेड प्लस सी वन, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो वो हम रिप्लेस कर देंगे किससे, देखो हमें सॉल्व क्या करना है, फाइव बी माइनस फाइव ए, है ना। तो हमें निकालना पड़ेगा, एक तो फाइव जेड निकालेंगे तो उसमें एक में ए रखेंगे और एक में क्या रखेंगे, बी रखेंगे, ठीक है। तो ऑल्सो सिंस फाइव जेड इज indefinite integral, तो फाइव जेड एंड एफ जेड एक अचर से, फाइव जेड और एफ जेड में एक अचर का अंतर होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि फाइव जेड जो है ना वो अपना एफ जेड प्लस कुछ के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, फाइव बी माइनस फाइव ए निकालना है। तो में एक बार ए पुट कर देते हैं, फाइव ए क्या होगा, एफ ए माई प्लस के, और वैसे ही अगर अपन फाइव बी निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ बी प्लस के, ठीक है। अब फाइव बी माइनस फाइव ए करेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए और के माइनस के तो कट जाएगा, तो अपने पास में आ गया फाइव बी माइनस फाइव ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, और के से के कट ही जाएगा तो बचेगा नहीं। अब इसको अपन को इक्वल लेके आना है इसके इंटीग्रल के, तो हमें देखो एफ जेड के इंटीग्रल की वैल्यू पता है, हमारे पास में एफ बी माइनस एफ ए है, तो यहाँ पे एफ जेड की जगह बी रखेंगे तो एफ बी मिल जाएगा, ए रखेंगे तो एफ ए मिल जाएगा। तो हमारे पास में ये मिलेगा फाइव बी माइनस फाइव ए इज इक्वल टू एफ बी का मतलब क्या हो गया, जेड जीरो से बी एफ टी डी टी, और माइनस जेड जीरो से ए एफ टी डी टी। तो फाइव बी माइनस फाइव ए बराबर, जैसे अपने पिछली बार किया था, लिमिट को ऊपर नीचे करते हैं, अगर ए नीचे और जेड जीरो ऊपर है तो एक माइनस का साइन आता है बाहर, एक माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी ए से जेड जीरो एफ टी डी टी, फाइव बी माइनस फाइव ए, ये ए से जेड जीरो और फिर जेड जीरो से बी तक, मतलब ए पॉइंट है, यहाँ से जेड जीरो गया और फिर जेड जीरो से बी गया, हम टोटल ए से बी का लिख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा अपने पास में, ए से बी एफ टी टी टी। और मैंने पिछली क्लासेस में या बताया होगा या फिर नहीं भी बताया, तो देखो इंटीग्रेशन अपन एक्स डी एक्स का करें, किसी एक ए और बी क्या है, आपके कांस्टेंट वैल्यूज है, अचर राशि नहीं है, जेड नहीं है देखो इसके अंदर कहीं पे भी, जैसे जीरो से वन निकाल रहे हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से वन लिमिट रखेंगे तो आएगा वन बाई टू। वैसे ही अपन अगर वाई डी वाई निकालें तो भी ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू, और जीरो से वन इसकी लिमिट रखेंगे तो वन रखेंगे तो वन बाई टू आएगा, और जीरो रखेंगे तो जीरो। देखो ये भी वन बाई टू है, ये भी वन बाई टू है, ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वाई था यहाँ पे एक्स है, वैल्यू तो सेम ही है ना, बस नाम अलग है इन दोनों का कि ये एक्स और ये वाई है, पावर वन है, लिमिट भी सेम है जीरो से वन, बाकी सारा सेम है एज इट इज, बस वाई की जगह एक्स है, एक्स की जगह वाई है, नाम अलग है, बाकी पूरा इंटीग्रेशन एक जैसा है। तो अगर x की जगह y या y की जगह x रखें तो उससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे इसमें t लिखा हुआ है तो हम चर राशि जो है उसको बदल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको एफ जेड डी जेड लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बन गया कि फाइव बी माइनस फाइव ए इज इक्वल टू एफ जेड डी जेड आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड।
तो ये थी अपने पास में क्या, 2 थ्योरम्स, जिसमें से ये वाली थ्योरम थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि छोटी सी भी है बट इम्पॉर्टेंट है। तो इतना ही था इसके अंदर। अब से रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है।